दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा कि आज के इस दौर में कोई भी जॉब पाने के लिए, सोसाइटी में अपना एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको इंग्लिश आना कितना जरूरी है। तो आखिर इंग्लिश भाषा में ऐसा क्या है कि पूरे वर्ल्ड की डोमिनेंट भाषा है? आखिर इंग्लिश ही क्यों? यही सवाल को डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। इसका सबसे पहला और मेजर पॉइंट है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि वो दुनिया के 1/3 हिस्से को कंट्रोल करता था। To Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over 1/3 of the people on Earth. आप ये मैप देखिए, ये वो टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पर था, यानी साल 1922। इस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में एक कहावत भी बड़ी फेमस थी, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि आप ये मैप देखिए, आप देखेंगे ये शुरू होता था ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर अफ्रीका, ये कई सारी कंट्रीज, यूके और कनाडा तक ये फैला हुआ था। इसलिए कहावत बड़ी फेमस हुई थी, क्योंकि जब किसी देश में सनसेट होता था तो दूसरे देश में ऑलरेडी सनराइज हो चुका होता था। इतने सारे देशों को कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो इन कॉलोनीज में जो लोग होते थे, अगर उन्हें अपना करियर बनाना होता था तो उन्हें इंग्लिश सीखनी जरूरी थी, तभी वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते थे। और इंग्लिश आने वाले लोग ही अपने करियर में सक्सेसफुल होते थे। तो इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाने लगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती रही? क्योंकि 1950s तक तो ज्यादातर देशों को आजादी मिल चुकी थी, जिनमें से हमारा देश इंडिया भी था। इसके बावजूद भी इंग्लिश एक ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज बनी रही। वैसे तो सभी देशों के अलग अलग रीजन थे, लेकिन हम सिर्फ इंडिया पर बात करते हैं। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाना चाहिए या हिंदी को पूरे देश के लिए एक नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाना चाहिए। इनमें से एक इंसान थे द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनका कहना था कि इंग्लिश लैंग्वेज दलित कम्युनिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। इनफैक्ट इनका यह भी कहना था कि इंग्लिश लैंग्वेज देश की सभी भाषाओं से अलग है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण्स को एडवांटेज मिलेगा अगर संस्कृताइज हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चुना जाए। एक और बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंग्लिश को नहीं हटाया गया है कि साउथ इंडिया के लोग इस चीज के खिलाफ थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चुना जाए। उनका कहना था कि हिंदी एक नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है, अगर किसी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना ही है तो तमिल क्यों नहीं। इसी डिबेट के चलते इंडिया में आज तक किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आज के टाइम में इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी, गुजराती, पंजाबी, एसएमीज और भी कई भाषाएं शामिल हैं। और इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। भाई ये बात तो हो गई इंडिया की, लेकिन इस लैंग्वेज के वर्ल्ड डोमिनेंस के पीछे एक रीजन और भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर कई देशों ने राज किया, जैसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रेंच, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के पास था। यूएसए को जब आजादी मिली तो इन्होंने देखा कि हमारे देश में कई अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश। इन्होंने रियलाइज किया है कि एक देश की एक नेशनल आइडेंटिटी होनी बहुत ही जरूरी है और उसमें लैंग्वेज एक बड़ा एक्सपेक्ट है। बोली जा रही सभी भाषाओं में से इंग्लिश को चुना गया कि ये वो भाषा होगी जो हमारी सभी स्टेट्स को यूनाइट करेगी। इसके बाद इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी गई और प्रायोरिटी इस हद तक दी गई कि 1920s आते आते स्कूल में बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाना ही बैन कर दिया गया। हाँ, नाइंसाफी तो है, इसलिए 1923 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉस को खत्म कर दिया। अब ये तो बात हो गई उन देशों की जिन पर ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया, लेकिन दुनिया के बाकी देशों तक इंग्लिश कैसे फैली, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अलाइड कंट्रीज ने एक्सिस कंट्रीज को हराया। अलाइड कंट्रीज यानी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने एक्सिस कंट्रीज जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों को हराया। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि जो कंट्रीज जीतेंगी उनका ही कल्चर डोमिनेट करेगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ही इकलौता देश था जिसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, और इसी वजह से 1950s के अराउंड अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। कैपिटलिज्म की मदद से अमेरिकन बिजनेसेस दुनिया भर में फैलने लगे और दुनिया भर के ट्रेड्स, बिजनेसेस इंग्लिश भाषा में होने लगे और इसीलिए इस भाषा को दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाया जाने लगा। इसी टाइम के अराउंड अमेरिकन बैंड्स, टीवी शोज काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे और जाहिर सी बात है ये इंग्लिश भाषा में होते थे, तो इसने यूथ को काफी अट्रैक्ट किया। और इंटरनेट को भी एक मेजर रीजन समझा जा सकता है इंग्लिश भाषा के डोमिनेंस में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था, तो इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज उभर कर आई वो सभी अमेरिकन कंपनीज थी। पूरी दुनिया में मेजर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल और ये वीडियो आप जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं यानी कि यूट्यूब, ये सभी अमेरिकन कंपनीज हैं।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट मॉडर्न वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पर इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं उनमें से 63% इंग्लिश में ही है और बाकी अदर लैंग्वेज में जो भी वेबसाइट है वो भी स्मार्टफोन आने के बाद ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि कंप्यूटर और कीबोर्ड का इन्वेंशन भी अमेरिका में ही हुआ था और वहां पर इंग्लिश बोली जाती थी। तो दुनिया भर के जॉब सीकर, कंपनीज और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो गया था कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंग्लिश पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई। दोस्तों ये थी इंग्लिश के डोमिनेंस की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार अभी लाइक कर दो। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद करते हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।